बच्चों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो जब तक आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं होती है तब तक आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाओगे और ना ही आप समझ पाओगे। इसलिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को लिखने के लिए। अब जैसे अगर मान लो इसे पढ़ाया क्या जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं एक केमिकल रिएक्शन करवाना चाहता हूं AB का C के साथ और यह आपका AC और +B दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि अगर यह AB बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, अगर यह AB बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और ना ही आपका AC बॉन्ड बना तो क्या रिएक्शन होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट AB में से B अलग नहीं हुआ और उसके जगह पे C नहीं जुड़ा तो क्या रिएक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन नहीं होगा। यानी ये जरूरी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए पहले पुराने बॉन्ड को तोड़ा जाए और उसके जगह पे एक नया बॉन्ड बने। यानी हम लिख सकते हैं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या भाई, कि it is required, it is necessary, it is required to break old bond and form a new bond। यानी ये जरूरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस AB में से अगर यह बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, यानी ये जो मैंने रेड कलर से पेंट किया है दिखाना चाह रहा हूं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो क्या आपका A फ्री होगा, तो नहीं होगा। और जब A फ्री नहीं होगा तो उस कंडीशन में AC बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका B इसके साथ ज्वाइन है। यानी एक क्लियर हो रहा है कि किसी भी रिएक्शन के लिए ये जरूरी है कि ओल्ड बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड बने। अच्छा ठीक है, अच्छा जो हमने बॉन्ड को तोड़ने की बात की है तो बॉन्ड कितने टाइप से टूटेगा ये भी हमें जानना जरूरी है। क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग इन केमिकल रिएक्शन बाय टू मैनर, दो मैनर से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी या टू वे से ब्रेकिंग होगी। यानी बॉन्ड आपका अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ब्रेक कर रहा है तो वह दो तरीके से ब्रेक होगा। पहला कौन सा हो सकता है, तो हेट्रोलिटिक मैनर से, हेट्रोलाइटिक मैनर से ब्रेक हो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो, बॉन्ड फिजन हो। और दूसरा हो सकता है कि आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो, बॉन्ड फिजन हो। यानी बेसिकली दो तरीके से बॉन्ड का फिजन होता है, एक होता है होमोलिटिकली और दूसरा होता है हेट्रोलिटिकली। सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड की ब्रेकिंग या तो हेट्रोलाइटिक मैनर से हो सकता है या आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मैनर से हो सकता है। क्लियर है। यानी अभी तक के डिस्कशन से हम लोगों को ये पता चला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए यह अनिवार्य है, ये आवश्यक है कि पुराना बॉन्ड जो रिएक्टेंट के अंदर है वो
आपका फॉर्मेशन में आए। जैसे अगर ऊपर वाले रिएक्शन में बात करें तो AB बॉन्ड ब्रेक करेगा और AC बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर है? ये ब्रेक करेगा और AC बॉन्ड फॉर्म होगा। दो मैनर से हो सकता है, हेटेरोलिटिक मैनर से और होमोलाइटिक मैनर से बॉन्ड का फ्यूजन हो सकता है। अब इस मैनर से अगर बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है हेटेरोलिटिक और होमोलाइटिक, तो उसके कंडीशंस क्या क्या है? अगर हेटेरोलाइटिक मैनर से बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, और अगर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए अगर आपका जा रहा है कोई बॉन्ड तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या होगी और कौन कौन सा कंडीशन होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हेटेरोलाइटिक मैनर से बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में कैसे आपके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और हेटेरोलाइटिक मैनर से बॉन्ड का फ्यूजन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि बॉन्ड फ्यूजन बाय हेटेरोलिटिक मैनर, यानी कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का ब्रेकिंग कैसे होता है। क्लियर है? तो हम बात करने जा रहे हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन का। क्लियर है? कोई डाउट? देखो क्या है इसमें। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं AB से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है तो ये आपका A+ और B- बना। जैसे कंडीशन क्या है? कंडीशन अगर हम देखें इस कंडीशन में बॉन्ड ब्रेकिंग का, तो अगर मेरा B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A की अपेक्षा, तो जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वह कंप्लीटली रूप से B के तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि B के इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की अगर क्षमता है तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा B आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और उस कंडीशन में नेगेटिव आयन बनाएगा। ऐसे मैनर्स को हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ड्यूरिंग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन the bonding electron transfer towards more electronegative atom। यानी हेटेरोलिटिक मैनर में अगर आपका बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रूप से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें हो क्या रहा है? अच्छा, अब सवाल ये है कि पहला कंडीशन क्या बनेगा या कंडीशंस क्या बनेंगे। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के कंडीशंस क्या होंगे? क्लियर है? तो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, कंडीशन फॉर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी रिक्वायर adjoining atom have electronegativity difference, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका AB के बीच में बॉन्ड बना है और वह बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा है, तो
जाहिर सी बात है कि अगर हेटेरोलिटिक मैनर में बॉन्ड फिजन होगा तो उस कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन ये आएगा कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, और जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उधर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो जाएगी। यानी पहला कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी रिक्वायर्ड अ जॉइनिंग एटम हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेकंड क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम accept bonding electron and form anion। यानी जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा या अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अगर मैं इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लिखूं तो एक्चुअल में हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए का कम है कंपेयर टू बी, जिसके वजह से इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग बी के तरफ हो गई। क्लियर है? कोई डाउट? अब थर्ड रिलेशन क्या है? अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन का तीसरा कंडीशन ये है कि less electronegative atom have positive charge and form cation। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था, जिसके वजह से ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, और आपके बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। अब एक थोड़ा ध्यान दो, चौथा सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि अगर बॉन्ड फिजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी दोगे तो बॉन्ड धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बाहर की एनर्जी को गेन करेंगे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में आपका बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होंगे, और फिर से अगर आप एनर्जी देना चाहोगे तब जाकर के ए आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इन द सेंस जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन के लूजिंग गेनिंग करने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब मैं चाहता हूं आयंस को दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं तो बेसिकली हेटेरोलिटिक मैनर में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पहले बॉन्ड टूटता है, बाद में इलेक्ट्रॉन की लूजिंग गेनिंग होती है, और उसके बाद सेपरेशन होता है। यानी इन तीनों बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हेटेरोलिटिक मैनर में बॉन्ड का फिजन करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी कि फोर्थ है हाई टेम्परेचर रिक्वायर टू break a bond like heterolytic manner, to break a bond by heterolytic manner,
हेट्रोलाइटिक मैनर, यानी हेट्रोलाइटिक मैनर की रिक्वायरमेंट, अगर हेट्रोलाइटिक मैनर में बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो यह प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होगा। इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि यह बॉन्ड आपका कम टेम्परेचर पे भी टूट जाए, तो इसके लिए हमें पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी इन पोलर सॉल्वेंट द बॉन्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान से समझना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वह सॉल्वेंट जो H+ आयन देता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर टू इजीली ब्रेक a bond in heterolytic manner। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉन्ड को इजीली ब्रेक करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं क्या कि हेट्रोलिटिक मैनर के लिए अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हो तो सबसे पहले हेट्रोलिटिक मैनर में जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि एनायन फॉर्म करते हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपका H+ आयन फॉर्म हुआ, आपका कटायन फॉर्म करता है और वह आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है, यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन A से हट करके B पे कंप्लीटली रूप से ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड एज ए हेट्रोलिटिक मैनर। और अगर हम उसमें पोलर सॉल्वेंट का यूज कर लें तो बॉन्ड आसानी से, आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज कर लें तो बॉन्ड आसानी से हेट्रोलिटिक मैनर में ब्रेक कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और दो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, एक को हम कटायन और दूसरे को एनायन कहते हैं। अगर कार्बन के केस में है तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड बॉन्ड फिजन क्या था? तो सेकंड बॉन्ड फिजन था आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो आइए हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो लेट अस कंसीडर द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब अगर मान लो कि हमारे पास एक रिएजेंट है, एक रिएक्शन है AB, ये रिएक्टेंट है और यह बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा है और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन B के तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन A के तरफ ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में एक इंटरमीडिएट A बन रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के और दूसरा इंटरमीडिएट B बन रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के। अच्छा, ये कंडीशन कब पॉसिबल है कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए A और B पर? तो जाहिर सी बात है कि पिछले वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, इस वाले केस में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 होगा या 0 होगा। सेम एटम होंगे बॉन्डिंग के या एटलीस्ट सेम होंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा उस दौरान उस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों एटम के द्वारा इक्वल होगा या इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता इक्वल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्रेकिंग के बाद वो भी इक्वली होगा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि इन होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन
breaking of bond in such a manner, the bonding electron equally distribute both joining एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? और ये कब होगा? ये तब होगा जब AB की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम या सेम, यानी हम कंडीशन के बारे में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। कंडीशन फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन का क्या कंडीशन होगा? तो पहला कंडीशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ज्वाइनिंग बोथ एटम एट लीस्ट equal electronegativity or both have at least same electronegativity। यानी जो ज्वाइनिंग के एटम है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं AB का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर रहा है AB एटम, तो मैक्सिमम फॉर्म होने, मैक्सिमम ब्रेक होने की संभावना ये होगी कि बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। अच्छा, कंडीशन क्या है? सेकेंड, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि जो ज्वाइनिंग एटम है उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो या सेम ही हो। जैसे कार्बन कार्बन, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो CH3 और CH3, अगर इसका Hμ के केस में ब्रेक करते हो तो ये आपका CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कंडीशन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जिसके वजह से इन दोनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि सेम एलिमेंट के हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इक्वली, और आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे। सेम इसी तरह से सेकंड एग्जांपल मैं लेकर के चलूं कुछ इस तरह से कि आपका एक मीथेन है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा, हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी यह आपका एक फ्री रेडिकल बनाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो एटलीस्ट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है या नहीं के बराबर है, जिसके वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यानी इन दोनों एग्जांपल से पता चल रहा है कि अगर ज्वाइनिंग के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपके बॉन्ड की फ्यूजन होमोलिटिक मैनर से होगा। क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्या है? तो सेकंड कंडीशन आपका ये हो सकता है कि अगर आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं
तो आप इसमें देख रहे हैं कि HMU की आवश्यकता पड़ी है। HMU इन द सेंस कि सनलाइट, और सनलाइट को हम ये कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन लो टेम्परेचर required to break, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्लियर है? अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? तो बेसिकली ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के दौरान आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हुए स्पेसीज का फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में कह सकते हैं कि एक ऐसे स्पेसीज का फॉर्म होगा जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और ऑक्टेट इनके कंप्लीट ना हो। यानी सेकेंड वर्ड में इनको हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं। यानी ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज टेक प्लेस, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज टेक प्लेस, क्लियर है? तो बेसिकली जो कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से तीन चीजें फॉर्म होती है। चौथी चीजें क्या है? सोचो बताओ। जैसे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए, जो रिक्वायरमेंट था सॉल्वेंट का वह पोलर था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट। क्लियर है? अब मैं अगर इसकी बात करूं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन का, तो यहां पे अगर आप बॉन्ड की ब्रेकिंग कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको पोलर के जगह पे नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यानी हम चौथा ये कह सकते हैं कि फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, what happened? Homolytic bond fusion, what happened? Non-polar solvent required, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी। परेशान मत होइए, एक अलग टॉपिक के अंतर्गत के अंदर हम कवर करेंगे, आज ही कवर करेंगे कि एक्चुअल में पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूं, एक एक्शन कैसे करता है। क्लियर है? कोई डाउट? कहने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान बॉन्ड की ब्रेकिंग दो तरीके से होती है, एक होगी हेट्रोलिटिक मैनर में और दूसरी होगी होमोलिटिक मैनर में। हेट्रोलिटिक मैनर में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली दोनों तरफ, होमोलिटिक मैनर में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली दोनों एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ एक कंडीशन चाहिए कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है प्लस आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे हेट्रोलिटिक मैनर में जो आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वहां पे कैटायन का फॉर्मेशन होता है और जिस पे ट्रांसफर हुआ है वो एनायन को फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस में ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसके वजह से आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में और पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्लियर है?
कोई डाउट? तो अभी तक के डिस्कशन से हमको बॉन्ड के फिजन के बारे में और कंडीशंस के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि एक्चुअल में टेम्परेचर का क्या रोल होता है बॉन्ड के फिजन में, और जो अभी मैंने बार-बार आपको बताया कि हेटेरोलिटिक मैनर के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी और होमोलिटिक मैनर पे लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे इसको आप प्रूफ करेंगे या कैसे इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टेम्परेचर का बॉन्ड के ब्रेकिंग में रोल, यानी रोल ऑफ टेम्परेचर इन बॉन्ड ब्रेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टेम्परेचर इन बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे अगर मान लो आपके पास एक AB कंपाउंड, अब इस AB कंपाउंड के आप बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इनको एनर्जी दोगे और यह आपका A+B डॉट में। इसके जस्ट बाद जब A से A+ बनेगा तो यहां पे भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और B से B- बनेगा तो यहां पे भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? और इसके बाद अब चूंकि ये A+ और B- बन चुका है, तो क्या आप बता सकते हो कि आयन अलग हो गए होंगे? नहीं, आयन अलग नहीं होंगे, बट आयन के फॉर्म में उनका फॉर्मेशन हो चुका है। बट चूंकि अपोजिट चार्ज है, इक्वली चार्ज है, इसके वजह से दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा और वह एक ही साथ रहेगी। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों आयंस को अलग अलग करना, अलग अलग रखना। तो अलग अलग करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए ये जरूरी है कि हम AB में एक एनर्जी E4 लें और ये आपका A+ और +B- में ब्रेक। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका AB से हमें A+ और B- जाने के लिए इन चार एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही। अब हम देखेंगे यह E1, E2, E3 और E4 क्या है। तो सबसे पहले हमारे E1 में AB बॉन्ड ब्रेक। क्लियर है? तो हम इनको बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। यानी कि E1 जो है वह बॉन्ड एनर्जी है जो AB को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहां से जब आपका E2 हुआ, यानी A डॉट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और A+ बनाया, तो हम कह सकते हैं कि A वाले एटम का आयोनाइजेशन हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि E2 एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A एटम। क्लियर है? अब हमारा A फ्री रेडिकल A+ आयन में बन चुका है। क्लियर है? यानी कटायन में फॉर्मेशन हो चुका है, बट वह जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है A+, वह कहीं न कहीं जाएगा। तो कहां जाएगा? तो मैंने मान लिया कि B वाले एटम में जाएगा। तो B वाले एटम में जाएगा, तो B वाला एटम जैसे ही A के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा और अपने ऑर्बिट में रखेगा, उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, और उसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने E3 के नाम से रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो E3 है वह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? अब चूंकि A+ और B- में ऑलरेडी हमारा AB बन चुका है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट दोनों पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से यह एक दूसरे से अलग नहीं जाएगा। अगर मुझे अलग करना
बी माइनस वाले आयन को उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हमें कुछ ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि आपका A प्लस और B माइनस एक दूसरे से अलग हो जाए। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें सेपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हमें आयंस को सेपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि E4 एनर्जी है जो सेपरेशन एनर्जी है, जो A प्लस और B माइनस आयन को एक दूसरे से अलग कर रहा है। इट मींस कि E4 इज सेपरेशन एनर्जी। क्लियर है? बाद में कहीं कहीं इसको हम लैटिस एनर्जी भी कहते हैं ऑफ A प्लस एंड B माइनस। अच्छा आप देखो, इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या पता चला? पता ये चल रहा है जब आप AB कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, जब आप AB कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो तो पहले ही स्टेप में AB आपकी फ्री रेडिकल में टूट जा रहा है, यानी फ्री रेडिकल में टूटने के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि फ्री रेडिकल डिसोसिएशन में आपको होमोलिटिक बॉन्ड मेंटेन रखना पड़ता है, यानी अगर कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है फ्री रेडिकल्स में, यानी कि अगर कोई इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स बन रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग में, तो वह होमोलिटिक मैनर में ब्रेक करेगा तो होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि AB को फ्री रेडिकल में तोड़ने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं, या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या डिसोसिएशन। बट अगर आप देखोगे कि आयंस में हमें अलग करना पड़ रहा है लास्ट में A प्लस और B माइनस में, तो इसमें आपको E1, E2, E3 और E4 सभी एनर्जी के सम के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी जो टोटल एनर्जी सप्लाई होगी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक A plus and B minus of AB bond क्या होगा? AB कंपाउंड क्या होगा? ये होगा A, ये होगा टोटल एनर्जी E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी टोटल आपका 4 एनर्जी के सम के बराबर AB में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। क्लियर है? यानी इन दोनों डिस्कशन से आपको ये पता चला कि अगर फ्री रेडिकली बॉन्ड फ्यूजन करना है तो सिर्फ हमें E1 एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर मुझे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है, यानी आयंस को अलग-अलग रखना है, तो उसमें 4 टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक बॉन्ड एनर्जी की, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A एटम की, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और E4 सेपरेशन एनर्जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो E3 है यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेप है, सॉरी E3 जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवाल यह है कि E1, E2 और E4 इतनी ज्यादा होंगी कि जो एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है वह कंपनसेट कर दिया जाएगा, और उसके बावजूद भी आपका E1 की एनर्जी कम रहेगी और E1, E2 और E4 के सब की एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि टेम्परेचर का रोल बॉन्ड की ब्रेकिंग में आपको समझ में आ गया। इन टोटल करने का मतलब क्या है, इतना डिटेल आपको जाना नहीं है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सिंपली हीट दिया है तो उस कंडीशन में आप सोचोगे कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होमोलिटिक मैनर में हो रहा है, और अगर आपका हीट में अल्ट्रा हीट दे दिया है, ज्यादा हीट दे दिया है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हेटेरोलिटिक मैनर में हो रहा है। तो आप जानते भी हैं कि जब भी होमोलिटिक मैनर में बॉन्ड का फ्यूजन करना होता है तो मैक्सिमम हम सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस इन द सेंस लो टेंपरेचर में। क्लियर है? कोई डाउट?
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है कि रोल ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के ब्रेकिंग में रोल क्या होता है सॉल्वेंट का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। रोल ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की ब्रेकिंग में रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है? कोई डाउट? इसका जवाब आएगा मुझे बताइए तो सर। ठीक है, तो हम बताने के लिए तैयार ही हैं। तो आइए बात करते हैं। मान लो एक एग्जांपल हमने लिया है HCl इन वाटर। वाटर में HCl का बिहेवियर क्या है? पहला एग्जांपल ये है, और दूसरा एग्जांपल है HCl इन CCl4। यानी अगर मैं वाटर की बात करूं तो हम लिख सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। और हम यहाँ पे CCl के फॉर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये है कि आपका जो HCl है वो कैसा बिहेवियर करता है पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है? इन्हीं दोनों टॉपिक के माध्यम से हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड की ब्रेकिंग सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो चलो बात करते हैं पहले एग्जांपल। अगर मान लो हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने वाटर हमने क्या कर दिया कि एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में हमने एक सॉल्वेंट, इसका नाम है वाटर। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है कि H2O के अंदर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है और वह आपका है कि नेगेटिव चार्ज रखेगा, यानी पोलर सॉल्वेंट रखेगा। अब अगर मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटाना चाहता हूँ ताकि हमें आसानी से आपको समझा सके। जैसे अगर H2O है, अगर मैं बात करूं H2O का, तो क्या ये H2O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रखेगा? जवाब आएगा सर हाँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ HCl के बारे में बात करूं, HCl जैसे ही बनेगा इसके अंदर हम डालेंगे, वैसे ही इसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल वाटर का होगा वो भी आपका पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम रखा है और पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम होगा। क्या जब HCl इसके अंदर आएगा, जैसे ही HCl इसके अंदर आएगा वैसे ही यह निगेटिव ऑक्सीजन वाला एंड, इसको मैं मार्क कर दूं रेड कलर से, यह निगेटिव ऑक्सीजन वाला एंड इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले एंड को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से एक नया अट्रैक्शन फोर्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में पैदा होता है। सेम टाइम चूंकि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने की वजह से वाटर का जो सेकेंड मॉलिक्यूल का जो H+ होगा वह भी एक इंटरेक्शन डेवलप करेगा क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन एटम के बीच में।
अब यहाँ पे इंटरेक्शन डेवलप होने के वजह से इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड में टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा ये एबनॉर्मल हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड को अगर खींचा जा रहा है, अगर इस बॉन्ड को ऐसे खींचा जा रहा है दो साइड से, जाहिर सी बात है इसमें तनाव आएगा, तनाव आएगा तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो हो सकता है बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाए। तो जैसे ही एक H+ इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह Cl- इस H+ की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस वाले बॉन्ड में टेंशन आएगी और टेंशन आने के वजह से हाइड्रोजन अपने तरफ अपना हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला आएगा और जो क्लोरीन होगा वह इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्डिंग के H+ की तरफ, वाटर के H+ की तरफ खींचा हुआ चला आएगा और उस कंडीशन में कुछ इस तरह से एक स्टेबलाइजिंग क्राउडनेस H+ और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए इसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन वाला एंड आसानी से हाइड्रोजन को चारों तरफ क्राउडनेस करके, घिर करके स्टेबलाइज। सेम उसी समय क्लोरीन वाला एंड भी आपके हाइड्रोजन वाटर के H+ से क्राउडनेस होकर के आसानी से घिर जाएगा और अच्छी से स्टेबलाइज करेगा। अब अगर मान लो, मैं एक्चुअल में इसको यही चीज यहां समझाना चाह रहा था, मैं यहां आपको बना दे रहा हूं आसानी से समझने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो देखिए हमने यहाँ पे H+ बना लिया, यहाँ पे 2- बना लिया और यहाँ पे हमने H+ बना लिया, और इसमें हमने फिर से एक H+ बनाया, वाटर बनाया और यहाँ पे हमने H+ बना लिया, और इन दोनों के बीच में हमने एक HCl मॉलिक्यूल को प्लेस कर दिया। क्लियर है? और यहाँ से आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इस तरह से घेर करके या यही में से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप HCl को, यानी किसी कंपाउंड को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगी जिनमें एटम के बीच में, उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो उसका पॉजिटिव वाला एंड पोलर सॉल्वेंट के नेगेटिव वाले एंड की तरफ खींचा चला आएगा और नेगेटिव वाला एंड आपके पोलर सॉल्वेंट के पॉजिटिव वाले एंड की तरफ खींचा चला आएगा, और खींचे चले आने की वजह से बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, टेंशन होने की वजह से। यानी इस तरह से आपका HCl वाटर में आपका एज एसिड काम करेगा या इलेक्ट्रोलाइटिक मैनर में बॉन्ड का ब्रेकिंग करेगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपका HCl इन वाटर। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें HCl इन CCl4, नेक्स्ट टॉपिक इसीलिए है आपका HCl इन CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होगा? सेकेंड पॉइंट है HCl इन CCl4। क्या होगा? जैसे ही HCl को आप CCl4 में डालोगे तो जाहिर सी बात है कि CCl4 एक, कोई बताए कैसा सॉल्वेंट है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो CCl4 है वह एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जैसे ही HCl को आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो पहले तो आप ये बताओ, जिस तरह से यहाँ पे वाटर पोलराइज हुआ है O- और H+ आयन में, क्या CCl4 भी पोलराइज होगा? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट CCl4 में कैंसिल आउट होगा, जिसकी वजह से CCl4
क्लोरीन माइनस और कार्बन प्लस आयन में पोलराइज नहीं होगा। अब न होने की वजह से जैसे ही HCl को आप इसके अंदर डालोगे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। जो इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा था ऐसा कोई भी इंटरेक्शन CCl4 में HCl के अगेंस्ट नहीं होगा। तो कोई भी इंटरेक्शन ना रहने की वजह से आपका बॉन्ड की ब्रेकिंग प्लस माइनस में नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मैनर में बॉन्ड का फिजन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही कंपाउंड अगर पोलर सॉल्वेंट में है तो वह आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में जा रहा है, और नॉन पोलर में है तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में जा रहा है। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। अब मैं आपको आज का समरी बताऊंगा, यानी एक बार सभी चीजें मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। सबसे पहले हमने आज पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि पुराना बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बने। पुराना बॉन्ड तोड़ने के दो टाइप से टूट सकते हैं। एक हो सकता है होमोलिटिक, दूसरा हो सकता है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक मैनर में बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हेटेरोलिटिक मैनर में बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अनइक्वली यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। होमोलिटिक मैनर के लिए आवश्यक है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम के बीच में वो लगभग 0 हो या ऑलमोस्ट 0, और हेटेरोलिटिक के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी आवश्यक है। होमोलिटिक मैनर में बॉन्ड फिजन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होती है और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के केस में अगर आप देखना चाहोगे तो उस कंडीशन में आपको पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हेटेरोलिटिक मैनर के केस में दो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, कटायन और एनायन। एनायन उधर फॉर्म होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, और कटायन वहां फॉर्म होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। क्लियर है? और नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में हमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में कह सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कुछ लेना देना नहीं है। फिर हमने बॉन्ड के ब्रेकिंग में टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, तो पाया कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता है और इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा आपका HCl का वाटर में कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और CCl में कैसा ब्रेकिंग होगा। तो पता चला HCl वाटर में इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करेगा और CCl4 में नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज का टॉपिक था। आज आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे जो इंटरमीडिएट हमने फॉर्म किया है, जिसको हम कटायन, एनायन और फ्री रेडिकल्स कह रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और प्लस इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।